हमारा टॉपिक क्या है? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, हेजन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, यानी एक लाइट और एक साउंड वेव कैसे बिहेव्स करता है उसके बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ उसके लिए अलग अलग क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दिया था, उसके बारे में भी जाना। तो उन्हीं थ्योरी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में मिस्टर प्लैंक्स ने क्या किया था, एक थ्योरी दिया था क्या, जिसे हम लोग मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि लाइट जो होता है वह क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि लाइट जो होता है वेव नेचर को फॉलो करता है। तो लाइट नेचर को फॉलो करता है कि वेव नेचर को फॉलो करता है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी हम लोग जाने थे। तो बोला गया है क्या, तो मिस्टर मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने के अंदर मिस्टर प्लैंक्स ने क्या बताया, तो उन्हें कहा, सबसे पहला बात क्या बताया कि लाइट्स इमिट फ्रॉम ए सोर्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। बोला गया है क्या कि लाइट्स जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट करता है, यानी सोर्स से किसी स्थान पर प्रोपेगेट करता है तो एनर्जी पैकेट के रूप में, और उस एनर्जी पैकेट को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से टॉर्च मारे, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो लाइट गया, प्रकाश गया, तो प्रकाश जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वह क्या कहते हैं, पार्टिकल के रूप में जा रहा है। उस पार्टिकल को मिस्टर प्लैंक्स ने क्या बताया कि वो पार्टिकल जो होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है, पैकेट के रूप में जाता है। ठीक है, उस छोटे छोटे टुकड़े को, पैकेट को एक नाम दिया गया जिसे हम लोग फोटोन भी कह सकते हैं या क्वांटा भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट क्या बताया कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E बराबर hv, वेयर h इज द प्लैंक्स क्वांटम एंड v इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बोला गया है क्या कि एनर्जी जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फ्लो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला क्या दिया गया, E बराबर hv, जहाँ पर x क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है जो फिक्स होता है, और v क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि क्या होता है, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है या किसी भी लाइट की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? इसको भी आप नोट करते चलिएगा। उसके बाद बताया गया है, क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे तो वहां से आप इसको क्या कहते हैं वहां पे ऐड कर लीजिएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी E इज द एनर्जी ऑफ क्या कहते हैं, लाइट, और V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? उसके बाद बोला गया है क्या कि क्वांटम थ्योरी कुड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोला गया है क्या, क्वांटम थ्योरी जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। हमने हेजन प्रिंसिपल में बताया था वहां पर कि वहां पर क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, उसको नहीं एक्सेप्ट करता था। लेकिन यहाँ हमारा मैक्स क्वांटम थ्योरी जो है वह क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कॉम्पटन इफेक्ट को भी करता है, रैमन इफेक्ट को करता है। क्योंकि कॉमन और रैमन इफेक्ट आप लोग को थ्योरी में नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन चलिए आप पूछ दिए हैं तो उसको बताते हैं। कॉमन इफेक्ट और रियल इफेक्ट क्या होता है कि जब क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट लाइट आता है तो उसके फ्रीक्वेंसी से अधिक अगर उस पर एनर्जी आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगता है। उसी प्रकार से कॉमन इफेक्ट्स क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, रैमन इफेक्ट क्या होता है कि जब क्या होता है, वेव्स आता है, जैसे कि अगर हम किसी क्या कहते हैं, हम बोल रहे हैं तो किसी सरफेस पे टकराएगा तो टकरा के कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो सारे इफेक्ट को भी यहाँ पर क्या करता है, इफेक्ट, यानी कि साउंड के रूप में भी और आपके लाइट के रूप में भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। किसके रूप में, तो यह एनर्जी के रूप में जाता है, और अगर वह एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, साउंड्स के रूप में क्या होगा, एनर्जी जो होगा इमिट करेगा, निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग को बस इतना भी इस चैप्टर्स में हम लोग को इस टॉपिक में समझ लेना है कि मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, रैमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, और क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है,
उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, इसके अंदर लास्ट पॉइंट है कि क्वांटम थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये भी क्या कहते हैं, फेल हो जा रहा है कहाँ पे, तो जब क्या कहते हैं इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करने की बात आती है, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने की बात आती है, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो ये फेल हो जाता है। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि पोलराइजेशन क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या होगा, तो ये आगे चल के हम इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक बस अभी हम लोग को समझना है क्या कि लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट करती है, तो पैकेट के रूप में उस पैकेट को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। दूसरा चीज़ बताया गया क्या कि एनर्जी जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट करती है, उसका वैल्यू क्या होता है, E बराबर hv, जहाँ पर h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, v आपका फ्रीक्वेंसी है। एक और फॉर्मूला होता है E बराबर mc², ठीक है, जहाँ पर c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, और वो होता है कितना, 8, बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला गया क्वांटम थ्योरी कॉम्पटन इफेक्ट को भी, रैमन इफेक्ट को भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इट कैन नॉट एक्सप्लेन। कौन एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहाँ तक कोई दिक्कत। पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑन द इंटरफेस। बोला गया है क्या कि जब अनपोलराइज्ड लाइट मतलब समझते हो, जो क्या कहते हैं, जैसे एक होता है रेगुलर, एक इरेगुलर, पढ़े हो गए प्रीवियस चैप्टर्स में रे अब तक कि रेगुलर जिसमें क्या होता है, दो रे जो होता है या बीम ऑफ रे जो होता है एक दूसरे के पैरेलल में होता है, उसका एक निश्चित एंगल होता है। लेकिन इरेगुलर जिसका क्या होता है, निश्चित एंगल नहीं होता है। चल रहा है ना, ठीक है, सीधा है ना। तो बताया गया है क्या क्या तेरा हो गया क्या, फिर बोल रहा है क्या कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन रिफ्लेक्टिंग लाइट बिकम्स फुल्ली पोलराइज्ड प्रोवाइडेड म्यू बराबर 10 IP। बोल रहा है क्या कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आता है, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से समझो ना कि क्या होता है कि इंद्रधनुष देखे हो, तो हवा जो होता है वो अनपोलराइज है, किधर से एवरेज आपका दाएं से बाएं, पूरब से पश्चिम जा रहा है, क्योंकि पूर्वैया हवा पछिया हवा समझते हो कि नहीं समझते, पूरब से आया पूर्वैया, पछिया से पश्चिम से आया पछिया, ठीक है, तो आ रहा है। तो लेकिन क्या होता है, अब हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं अभी हैं यहाँ पे, तो इधर के हवा इधर टकरा रहा है, पूर्वैया पछिया कुछ पता चलेगा, और तो ओपन एयर में ना पता चलेगा, ओपन एरिया में ना पता चलेगा, लेकिन यहाँ सराउंडेड है, ओपन एरिया में भी कभी कभी पेड़ से, पहाड़ से, दीवार से टकरा के क्या होता है, लौटता है, तो उसका कोई निश्चित एंगल होता है, नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जब उस पर क्या होता है, बारिश की बूंदें गिरती है, तो वायुमंडलीय कारण, हमने रेनबो के बारे में पढ़ा था, एक निश्चित एंगल में लाल, हरा, नीला, पीला बन जाता है। तो वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे समझे कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट IP एंगल से, यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन से क्या होता है, किसी इंटरफेस पे आता है, क्या बोला गया कि ब्रिस्टल लॉ क्या बोलता है कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी एंगल ऑफ पोलराइजेशन से किसी सरफेस पर आता है, जैसे कि एयर, हवा पे आता है, तो वो लाइट क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, वो लाइट क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो इस लॉ को ही क्या बोला गया है, ब्रिस्टल लॉ। कोई पूछे कि ब्रिस्टल लॉ है क्या, तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट एंगल ऑफ पोलराइजेशन से किसी इंटरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, ब्रिस्टल लॉ, ठीक है। और उसके लिए क्या कहते हैं, मैथमेटिकल कंडीशन दिया गया, म्यू बराबर 10 IP। क्या बोला गया, म्यू बराबर 10 IP, जहाँ पर I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि जितना एंगल से वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो बोला गया है द सोर्स ऑफ लाइट इमिटेड लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग अ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बोला गया है क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी सोर्स से आ रही है, आने के बाद
आने के बाद नींद आता है ना जी। अमृता कुमारी रात के क्या कर रहा, गीत गा वह मार रहा, तो कह रहा है क्या कि द व्हेन सोर्स ऑफ लाइट, अगर किसी पॉइंट से क्या होता है, लाइट आता है और आने के बाद, ठीक है, तो आता है तो उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, अपना एक वेवलेंथ होता है, अपना एक इंटेंसिटी होता है, अपना एक फेज होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, सब कुछ अपना होता है। तो बोल रहा है क्या कि लेकिन जब वह किसी मीडियम इंटरफेस से टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, तो उसके इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में, फेज में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो उस घटना को कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोई दिक्कत फिर से कि कहा गया क्या कि अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से टॉर्च मारा या उधर से लाइट बॉल बढ़ रहा है, तो उसका अपना प्रकाश है, तो उसका अपना वेवलेंथ होगा, उसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा, अपना फेज होगा ना। अब बोल रहा है क्या कि अब उसका सब कुछ अपना है, लेकिन अगर किसी इंटरफेस पे आया, टकराया, तो टकराएगा तो इमिट होगा, लौटेगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो होने के बाद बोला गया है कि उसकी इंटेंसिटी में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसके वेवलेंथ में, उसके फेज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो उस घटना को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत है ना। आगे की ओर चलते हैं। व्हेन अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बोला गया है कि अगर कोई शीट है, कोई मीडियम है, जैसे कि मान लो कि हम लोग क्लासेस में है, उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो वो क्या है, मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर जा सकता है, पारदर्शी जिसको बोलेंगे हिंदी में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, एंड द थिकनेस इज टी। अब सिंपल है, वो ग्लास के बारे में भी हमने बताया, तो ग्लास है, उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो मान लिए कि म्यू है और उसकी मोटाई क्या है, टी है। कहीं कहीं बुक्स में कोई टीचर्स ने उसको टी के जगह पे डी बताया है, नथिंग मैटर, हम लोग डी भी मान के चलते हैं, है ना, एबीसी तो ये तो आर्बिट्ररी वैल्यू है। उसके बाद बोला गया इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द पाथ ऑफ इंटरफेयरिंग वेव, देन फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट इन द डायरेक्शन बाय डिस्टेंस वाई। तो बोल रहा है क्या कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो जब उस पर कोई इंटरफेस आता है, यानी कोई लाइट वेव आता है, तो आने के बाद वो क्या होता है, उसका जो फ्रिंज पैटर्न होता है वो शिफ्ट कर जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर क्या कहते हैं, यहाँ से आ रहा है, ठीक, ऐसे आया, तो आया तो क्या ऐसे पास कर गया, थोड़ा सा यहाँ से ना हो के क्या कहते हैं, यहाँ से शिफ्ट किया, ऐसे हुआ, तो ये जो शिफ्टिंग होता है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट से शिफ्ट करेगा। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या कहते हैं, कक्षा बच्चा में पढ़े होंगे, अब लोग तो आप लोग जवान हो चुके हैं, न पढ़ोगे तो अगला 12th के में ब्याह शादी करके बाबूजी में भाग न पढ़बे तो, ठीक है, भगा देंगे। तो बोला गया है क्या, आई वाला वीडियो पक्का दिखाना कि ये क्या कहते हैं, सर बोले हैं ऐसे कि न पढ़बे तो कहानी खत्म, कहते कि हाँ बात सही है, ठीक है। तो कभी एक प्रैक्टिकल करना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास, शीशा वाला ग्लास समझ लो, सूझो नहीं तो एकदम देहात भाषा में, शीशा वाला ग्लास। अब उस ग्लास में थोड़ा साफ पानी डालना, डाल सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद उसमें वो कलम डालना, ठीक है, कलम डालना। तो कलम डालोगे तो उस ग्लास में तक क्या, जितना दूर तक पानी, मान लेते हैं कितना दूर हमारा पानी में डूबा हुआ है कलम, तो क्या ये कलम आगे या पीछे हो जाएगा, जितना रहेगा उतने रहेगा। लेकिन जब नीचे से उस ग्लास में देखोगे तो देखोगे कि कलम्मा बीचवा से लगे टूट के लेकर आगे माए चाहे पीछे माए हो गया है, होता है ऐसा, नहीं तो घर पे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो क्या हो रहा, उतना दूर से वो शिफ्ट कर जा रहा है, कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस पानी का या उस ग्लास का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका अपना एक थिकनेस है ना, तो उसके कारण वो क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट कर जा रहा है। तो उस शिफ्ट को क्या कहते हैं, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। कोई दिक्कत वहाँ पर जो सिर्फ, बाकी तो ये तो हमारा डी है, ये हमारा स्मॉल डी है, सब ये हम लोग जानते हैं कि पहले हमारा इनिशियली कितना था, फाइनल कितना से शिफ्ट किया है, हमारा फ्रिंज बिट्स है, लेमडा हम लोग जानते ही हैं, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं, बस फॉर्मूला लगाएंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमने समझा क्या, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इसमें कोई दिक्कत
नहीं ना बहुआ, जो हम आप लोग को पढ़ाता कोई दिक्कत, मार रहा है, सांस ले रहा है, तो जो पढ़ा रहे हैं अभी आप लोग को आराम से अगर कभी बैठ के अगर वीडियोज आप ऑनलाइन भी देखेगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या कहते हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो उनका थोड़ा फास्ट रहता है, बहुत सारा मैटर को थोड़े में पढ़ा देते हैं। तो हमारा कोई ऐसा टारगेट है नहीं हम लोग को, हमारा टारगेट है बच्चों को सिखलाना। तो आप आराम से उसको जो चैप्टर्स आपका छूट गया है या आप नहीं समझ, तो बार बार रिपीट एंड रिपीट आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको आप कुछ नहीं ऑनलाइन बार बार देखना है तो कुछ करना है, यहीं पे क्लासेस में आइए, उसको डाउनलोड करके रखें, जब फ्री टाइमिंग में हुआ, सोते समय, उठते समय, जागते समय, खाते समय, खाना बनाते समय, कभी कभी मन किया तो बाथरूम में भी, अरे बाथरूम में लोग स्लैश करके शॉर्ट वीडियोज देख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, इसमें क्या है, आराम से क्या। जबकि दुनिया का सबसे ज़्यादा रिलैक्स कहाँ पे होता है इंसान, अगर हमसे कोई पूछा जाए तो रिलैक्स होता है हमको, कोई अगर कोई नया आइडिया आता है ना तो बाथरूम में गए ना, अच्छा ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, माइंड फ्री होता है। तो वहाँ भी आप देख के स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ सकता है, ना पढ़ने वाला तो कहेगा कि कहाँ वो अभी लेटे उठे भगवाइलर हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। उसको फिगर्स के यहाँ से दिखला दिया गया है क्या कि अब क्या कहते हैं, एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से इधर की ओर अनपोलराइज्ड की ओर चला जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, पोलराइज होके चला जा रहा है, ठीक है। तो ये घटना को एक हमने अभी जो बनाया था ब्रिस्टल लॉ, उसके लिए फिगर था, कंफ्यूजन में नहीं रखना है, ये नहीं कि बना लेना है क्या कहते हैं उसके लिए करंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए, नहीं, तो उसके लिए नहीं बनाना है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अब आता है वहाँ पे हमने बोला था कि डबल डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह हम आगे करके पढ़ाएंगे, तो उसी में से एक टॉपिक क्या है हमारा, डबल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है ना जी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे प्रीति कुमारी, खाली ठूसे ला जाना ला पढ़ ला नो। रिफ्रैक्शन आज से बोल रहे हैं जी, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, नहीं पढ़ा है, कईयों लेकिन को पढ़ा देंगे तो पहला दूसरा वाला बता देगा। बोला जा रहा है क्या, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट स्प्लिट अप इनटू टू रिफ्रैक्टेड रे, one of which follow law of refraction and called ordinary ray, and other do not follow law of refraction called extraordinary ray. This phenomenon is called double refraction. बात समझ में आया, बड़ा इजी था, नहीं समझ में आया कि अगर कोई लाइट, रे लाइट क्या होता है, किसी क्या होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आता है, किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो आ रहा है इंसिडेंट लाइट, वो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लास है या हमारा चेहरा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो प्रकाश सिर्फ इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से तो नहीं आ रहा, हो सकता है टकराएगा तो आ भी रहा होगा, तो मे भी वटेवर जो भी हो, तो कई एंगल से आ रहा है, आने के बाद लेकिन आ रहा है तो हमारे फेस पे, तो फेस पे आने के बाद क्या हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दो तरह का रिफ्रैक्शन हो रहा है। कुछ लाइट जो हो रहा है वो रिफ्रैक्ट होकर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से कर रहा है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, याद है? हाँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल बोला गया है क्या, एक पढ़े हो गए एकदम सिंपल भाषा में, वो स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ, और दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ नॉर्मल रे, सब क्या होता है, एक ही प्लेन में होगा, लाई करता है, इतना आपको याद है। तो बोला गया है क्या कि एक जो लॉ होगा वो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक जो रे होगा वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, और दूसरा जो लॉ होगा वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सी भाषा में कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आता है तो वहाँ से दो तरह का रे इमिट करता है, निकलता है। एक रे जो निकलता है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, और दूसरा रे जो निकलता है उसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता, यानी उसको मानता नहीं है, उसके आधार पर नहीं होता है। जो रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कहता है, फॉलो करता है, उसे शॉर्ट में हम लोग ओ रे कहते हैं, और डिटेल में उसे ऑर्डिनरी रे कहते हैं। और जो रे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है उसे शॉर्ट में हम लोग ई रे कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं।
सिंपल सी बात है, जो लड़का सीधा जो अच्छा होता है, आइडियल होता है, उसको लोग कहता है कि सीधा है, और जो बकलोल होता है उसको कहता है कि लड़का वो बड़ी होशियार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओवर स्मार्ट है। स्मार्ट उसको नहीं कहते हैं लोग, उसको ओवर स्मार्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे प्रिंस बाबू ओवर स्मार्ट है, बउआ के बोले कि बउआ रे एडमिशन ले लो लेंगे ना, मेरा अपना कॉलेज है, सब तो हमारे खरीदले है, साल बर्बाद, हमरा का ले ला। हम जैसे ऑर्डिनरी टीचर का बात नहीं माने, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, आपका साल बर्बाद होगा, हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं। तो वही चीज़ बताया गया है क्या कि सिंपल सा बोले कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है, तो आने के बाद दो तरह का रिफ्रैक्शन होता है। एक रिफ्रैक्शन जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, जिसे हम लोग ओ रे या ऑर्डिनरी रे कहते हैं, और एक रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, जिसे हम लोग ई रे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। इस पूरे घटना को ही क्या कहते हैं, डबल डिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो एक फिगर दिखाया गया है, ऐसा आप लोग देखे होंगे, कहीं किसी ऑफिस में गए होंगे तो देखे होंगे, पेपर बेट देखे हो ट्रांसपेरेंट वाला, कोई है क्या, कौन है? अच्छा तो बैठने के लिए कहो, बैठो जी छोटू, आते हैं। तो बोला गया है क्या कि आप लोग गए होंगे ऑफिस में, तो वहाँ पर क्या होगा, दो तरह का क्या, एक देखे होगे पेपर बेट। पेपर बेट समझते हो? नहीं समझते हो तो ऑफिस में जाइएगा, नीचे इधर वहाँ पे रखा हुआ होगा पेपर बेट, शीशा वाला, ठीक है। तो वही समझ लो कि ये पेपर बेट। जब उस पर क्या कहते हैं, नीचे कुछ लिखा हुआ रखा हुआ रहता है, जब नीचे कुछ लिखा रहता है उस पर से रखो तो देखो कुछ ऐसा ही दोहरा दिखाई देगा, दोहरा दिखाई देगा। तो इस तरह का जो घटना होता है वो डबल डिफ्रैक्शन, यानी दो तरह का डिफ्रैक्शन। यानी एक ही वस्तु, कभी कभी किसी फिल्म में देखे होगे तुम लोग, फिल्म में देखे होगे कोई हीरो मारा एक फाइट उसकी आंख में, तो आंख हो गया करे 2 को 3 को दिखाई देने लगा, तो डबल 3 को देखा तो ट्रिपल डिफ्रैक्शन हो गया, 4 को तो क्या कहते हैं टर्सरी डिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ कर रहे हैं क्या, डबल डिफ्रैक्शन। यानी कि हीरो ने मारा तो 2 आंख उसका 4 आंख में बदल गया, ठीक है। तो जो घटना है तो कहना कि अरे यही तो डबल डिफ्रैक्शन है। तो जब क्या कहते हैं किसी कैल्शियम शीट, क्वार्टर शीट पे कोई लाइट्स आता है तो वहाँ पर दो तरह का रिफ्रैक्शन होता है, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है और एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत है ना, आगे की ओर चलते हैं। निकोल प्रिज्म, ये लोग आप लोग नोट्स लिख लिए थे इसका? नहीं, चलिए तुमको पढ़ा देते हैं, लिखवा दे। तो निकोल प्रिज्म के बारे में बोला गया है। बोला गया क्या, ए निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड एनालाइजिंग लाइट द सेम। द निकोल प्रिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 कैल्शियम क्रिस्टल कट 68 डिग्री विथ द प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइंड बाय द ग्लू कॉल्ड कैनेडा ब्लाजम। बोला गया है क्या कि निकोल प्रिज्म क्या होता है, तो समझ लो कि प्रिज्म क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप में होता है जो रिफ्रैक्शंस को फॉलो करता है, यानी कि स्पेक्ट्रम वगैरह उसमें पढ़े थे। तो ऐसा ही क्या होता है, उसी का एक रूप है, क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म। बोला गया निकोल प्रिज्म क्या है, तो एक ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब जो लाइट के लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए बोला गया है क्या कि एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है विच इज यूज टू प्रोड्यूस, जिसका उपयोग किया जाता है क्या प्रोड्यूस करने में, तो बोला गया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड एनालाइजिंग लाइट द सेम। आप याद कीजिए हमने लॉ ऑफ वहाँ पर स्पेक्ट्रम पढ़े थे कि अगर क्या कहते हैं हमारा एक प्रिज्म था और वहाँ से क्या होता है एक वाइट रे आता था, वाइट रे इंस्टेंट होता था, और ये करता क्या था, तो 7 अलग रंगों में इसे क्या करता था, कन्वर्ट कर देता था। तो ये जो काम कर रहा है ये कौन कर रहा है, प्रिज्म कर रहा है, निकोल प्रिज्म कर रहा है। तो निकोल प्रिज्म के बारे में बताया गया है क्या कि इसका एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग किया जाता है क्या कि प्लेन पोलराइज्ड को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करने में, और उसको एनालाइज करने में कि किसका क्या वेवलेंथ है, क्योंकि व्हाइट लाइट का अपना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन ये 7 रंग का अपना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगा, अलग अलग होगा, तो उसको इक्वेट करने भी काम आता है। और जो उसका एडजस्टमेंट होता है, उसका एंगल कितना होता है, 68 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो 68 डिग्री होता है। और ग्लू ब्लाज मतलब कि अब प्रिज्म है तो उसको अलग अलग एंगल से काट के उसको ज्वाइंट किया जाएगा, ज्वाइंट किया जाएगा ना, तो ये तुम्हारा जो हुआ वो क्या हो गया, ग्लू ब्लाज हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना,
आगे की ओर चलते हैं। यही हमारा फिगर है, क्या रुक गया क्या, है ना। तो यही हमारा फिगर है। फिगर में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म है ना जी। अब यहाँ से क्या आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है। व्हाइट लाइट को हिंदी में क्या कहें जी, बताइए प्रीति कुमारी। हाँ, उजरा, तो काका उज्जर। चलो उज्जर लाइट आ रहा है, कौची पर आ रहा है, तो प्रिज्मा पर, है ना। तो आ रहा है, आने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है, और एक 7 अलग रंगों में क्या कर रहा है, इंद्रधनुष बनाया जा रहा है। इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम, पढ़े होगे 10th वगैरह में, या हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ाया था। तो ये जो घटना है, ये प्रिज्म नहीं रहेगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या कि ये जो है हमारा निकोल प्रिज्म का काम होता है कि अगर कोई लाइट उस पर आता है तो वो अलग अलग डिफरेंट कलर में क्या होता है, उसको डेविएट कर देता है, विचलित करके उसको विभक्त कर देता है, और उसका मेजरमेंट किसका क्या वेवलेंथ है, किसका क्या फ्रीक्वेंसी है, किसकी क्या क्वालिटी है, उसको भी मेजर करने में एक काम आता है। और उसका जो ज्वाइंट करने का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 तक। हमने क्या देखा कि लाइट्स जो होता है, किसी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने कहा कि लाइट्स वेव नेचर को होता है, जैसे कि मिस्टर हेजन ने कहा। किसी ने बोला कि लाइट जो होता है पार्टिकल्स नेचर को करता है। तो आखिर बात क्या है भाई, कि कोई कहता है कि लाइट्स जो होता है वो पार्टिकल नेचर्स के तरफ बिहेव करता है, और कोई कहा कि लाइट्स जो होता है वो वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। तो आखिर क्या रीजन है, क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है। तो ये दोनों झगड़ों को क्या कहते हैं, मिस्टर ब्रॉगली ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। कहा कि तुम कह रहा है कि सही है, हम ये कह रहा है कि सही है हम। तो ब्रॉगली कहा कि भाई दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तुम्हारा भी विचार अपने जगह पे सही है, इसका भी विचार सही है, गलती है जिसके बारे में बात करो वही गलत है। यानी कि लाइटें जो है ये कभी क्या कहते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कभी वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो तुम लोग जैसा देख रहे हो वही पा रहे हो। तो तुम्हारा मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक इसका कि ये अपना रंग बदलता है। क्योंकि मिस्टर डी ब्रॉगली ने बताया क्या कि लाइट्स जो होता है ड्यूअल नेचर को बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह बिहेव करता है। कैसे, तो थ्योरी में समझते हैं कि लाइट वेव हैव अ ड्यूअल नेचर, यानी कि क्या कहते हैं, लाइट वेव जो होता है, वेव ऑप्टिक्स जो होता है, वो क्या कहते हैं, वो ड्यूअल नेचर का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हेड और कभी टेल, कभी क्या कहते हैं पार्टिकल तो कभी वेव। कोई दिक्कत। उसके बाद बताया गया कि वेव नेचर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड पार्टिकल नेचर अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी कि बताया गया है कि वेव नेचर किसके हिसाब से फॉलो कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से, जो कि मैक्सवेल ने दिया था, और पार्टिकल नेचर के हिसाब से कैसे, तो जो कि किसने दिया था, तो मिस्टर प्लैंक्स ने दिया था, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अलग अलग, यानी कि लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये पार्टिकल्स नेचर को भी फॉलो कर रहा है और वेव नेचर को भी फॉलो कर रहा है। यानी कि लाइट वेव जो होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। कोई दिक्कत। उसके बाद बोला गया क्या, टू नेचर ऑफ लाइट आर लाइक द टू फेसेस ऑफ कॉइन इन एनी फेनोमेना ओनली इट्स वन नेचर अपीयर्स। बोला गया है क्या कि ये डबल नेचर क्या कहता, लाइट वेव का जो डबल नेचर है वह मान लो कि ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हेड दिखाई दिया तो हेडे कहेंगे, टेल दिखाई देगा तो टेले कहेंगे। लेकिन टेल अगर दिखाई दिया तो क्या उस सिक्के में हेड खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हेड दिखाई देगा तो टेल खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। उसी प्रकार से ये हम लोग कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं कि कभी अब पार्टिकल नेचर को दिखाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये पार्टिकल नेचर का है, कभी ये वेव नेचर को दिखाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये वेव नेचर का है। लेकिन वास्तविकता यही है, रियलिटी इज दैट लाइट वेव बिहेव्स अ ड्यूअल नेचर, बोथ्स आर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद आते हैं क्या, अब उसी के आगे बताया गया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, तो ए बराबर एच भी, और उसी को एच बाई लेमडा भी कहा गया है। या आगे करके और फॉर्मूला MC² भी कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जी, काम का है। अब एच का मान कितना होता है, तो 6.6 गुने 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये सब आप याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहेगा या न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। और डिवेगरी ब्रेव इक्वेशन क्या होता है, तो लेमडा बराबर H/P, जहाँ पर P क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv, जो कि हम लोग 11th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो और भी ठीक।
सिंपल सी बात है, अब तो पढ़ाइए दी, हमर तो कहानी खत्म, पैसा ले ली वह आ थ्योरी खत्म से हमार काम खत्म। हम ओकरा बाद चिंतित नहीं रहते हैं कि कौन का करी था ना करी था। सिलेबस खत्म कर दिए, हम पढ़ाइए दिए और पढ़ा के रिकॉर्ड भी कर दिए कि बाद में हमरा आगे पीछे बढ़ा के देखते रहना। खींच बरे ना तो यहाँ से मारे ना तो यूट्यूब पर देखना हमरा का करना, ऐसे करके बड़ी मर चमक रुक, ऐसे कर करके रोक के पूरा पीस के हमको देख सकते हो। सारा खींच वहीं पर निकाल लो। बच्चे करते हैं कभी कभी, अरे रुक जाएंगे, जो पहुँचो आ करेंगे तो ये रुक जाए, वो करेंगे तो ये रुक जाएंगे। ठीक है, तो अपना फ्लस्ट्रेशन वहाँ पे निकाल लेना, क्योंकि हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए होता है कि अगर आप नहीं समझे या टॉपिक अगर निकल गया तो आप फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो नोट्स आप नहीं देखे तो आप फिर से चालू करके उसको फिर से लाइन बाय लाइन जो नोट्स लिखवाएं उसको लाइन बाय लाइन हम समझा दिए कि जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद आते हैं कि वेयर आपका एच डिनोट्स द प्लंक्स कांस्टेंट है, तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो हम लोग को याद रख लेना, फॉर्मूला याद रखना है बस। अभी अगर कोई पूछे कि डी ब्रॉगली वेव नेचर क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव थ्योरी लाइट्स वेव बिहेव्स अ ड्यूअल नेचर लाइक अ क्वाइन, हेड और टेल। ठीक है, बोला गया है कि एक सिक्के के पहलू की तरह होता है। कभी वह क्या कहते हैं लाइट का कभी हेड है, यानी कभी कह देगा कि हम क्या कहते हैं वेव नेचर का है, कभी कहेगा कि पार्टिकल का नेचर का है, लेकिन वास्तविकता में ये दोनों नेचर का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये सब टॉपिक हमारा है। बोला गया है क्या कि व्हेन टू सिमिलर वेव प्रोपेगेट इन अ मीडियम simultaneously, then at any point the resultant displacement is equal to the vector sum of displacement produced by individual wave y बराबर y1 प्लस y2। बात कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा। अब देखो पल्ले पड़ जाएगा। कभी गाना सुने हो लाइव, क्या कहते हैं इंडियन आइडल, देखते हो? तो देखते होगे तो वहाँ पे एक सिंगर गा रहा है और साइड से भी बहुत सारा क्या कहते हैं कोई एग्जिट सिंगर होता है, उसी के साथ गाते रहता है। ठीक है, जैसे कि वो गाना सुने होगे तुम लोग, क्या कहते हैं, एगो ताल मूवी देखे हो? नहीं देखे हो? इसके बिना क्या जीना यारो, इसके बिना क्या मरना यारो, कभी सुने हो कि नहीं? बड़ा फेमस गाना है, सुना करो, कभी कभी रिलैक्स भी मिलता है गाना सुनने से। ठीक है, क्या रे दुर्गा? अभी दुर्गावा से पूछना कि सुनी है कि ना। तो जो भी रहे, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, कभी तो हम लोग जब लाइव देखते हैं तो देखते हैं कि वो गायक भी गा रहा है, साइड में एक और गायक भी गा रहा है। लेकिन जब गाता है, लेकिन अब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो लगता है कि कोई एक ही गायक वो सब कुछ गा रहा है, कोई लगता है कोई दूसरा गा रहा है, नहीं गा रहा है। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, कभी क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और आप भी यहीं पे खड़े हो जाइए। कभी ऐसा होता है कि अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो कहते होंगे ना कि तोर मम्मियों के आवाज़ तोरे ऐसा है, तोरो बजवा क्या कहते हैं उनके ऐसा लगता है, दोनों के बजवा एक जैसा लगता है। कभी कहे वैसा ऐसा फील हुआ है? होता है। तो दोनों को क्या करना, एक जगह खड़ा करा देना और दोनों को कहना ना कि बोलो कि पापा जी, एक साथ बोलने के लिए कहना, एक समय में एक जगह से बोलने के लिए कहना। और किसी क्या कहते हैं रूम में से बाहर तुम बैठ के क्या कहते हैं कान लगा के सुनते रहना। तो आपको लगा कोई एगो बोला, तो कारण क्या है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट जहां से बोला सोर्स पॉइंट और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी सब सेम है, तो लगेगा कि दोनों क्या होगा, यानी कि पहले का फ्रीक्वेंसी और हो गया और दूसरे का फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो गया, मर्ज होके एक जैसा निकल जाता है। तो वही सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव कहता है क्या कि जब कोई दो वेव या दो से अधिक वेव एक स्थान से एक ही सोर्स से क्या होता है सेम फ्रीक्वेंसी का फ्लो करता है, तो आगे जाके दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति ने यहाँ से फलनवा ने बोला ऐसे निकला और यहाँ से चिलनवा ने बोला, दोनों निकला, ये फिलनवा बोला जिसका y1 और चिलनवा बोला जिसका y2। तो आगे चल के क्या होगा, आगे जाते क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, कुछ ऐसे आ जाएगा और एक कुछ ऐसे आ जाएगा, दोनों मिलके y बन जाएगा। यानी कि अब फलनवा मिल रहा है कि चिलनवा मिल रहा है पता नहीं चल रहा। कब? जब क्या कहते हैं बोल रहा है कि एक ही साथ बोला जाए, प्रोपेगेशन एक ही जगह से हो, मीडियम एक ही हो, तो दोनों आगे चल के मिल जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। अगर वहीं पर यहाँ पर क्या कहते हैं फलनवा चिलनवा के जगह पे ठेलनवा अगर बोल देवे तो y3 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत? यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी सोर्स से सेम फ्रीक्वेंसी का
क्या कहते हैं, एक ही साथ अगर बोलना शुरू करे तो रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल का सम हो जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, फेनोमेनन को क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चल के ग्राफ वगैरह फिगर से भी समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सब नोट कर लिए थे? चलिए अच्छी बात है, बहादुर आदमी आप लोग। अब यहाँ पर देखिए सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए फलनवा बोला और चिलनवा बोला, दोनों अलग अलग बोल रहा है, लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, दोनों मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। तो वो ये जो घटना होता है जिसमें ये y1 है, ये y2 है और ये क्या है, y है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। यानी कि अगर एक ही जगह से, एक ही मीडियम से सेम फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग बोलें तो दोनों क्या होता है, आपस में मिलकर क्या होता है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो इस घटना को, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो बोला गया है क्या कि व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी हैविंग अ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रोपेगेट इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, then due to their superimposition of maximum intensity is obtained at few point and minimum intensity at other few points। बोला गया है क्या कि जब क्या कहते हैं, दो वेव का सुपर इम्पोजिशन हो, अगर दो वेव का क्या हो, सुपर इम्पोजिशन हो, यानी कि y1 और y2 हो, दोनों मिला के y बन जाए, तो सुपर इम्पोजिशन होगा। तो उस केस में क्या होता है, किसी जगह का फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा और किसी जगह का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब हम बोल रहे हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा, एक तो y1 जा रहा है और एक y2 जा रहा है, दोनों मिल हो गया, तो दोनों क्या हो गया, इस तरह से चला गया, y के रूप में गया ना। तो कहीं का फ्रीक्वेंसी हाई है और कहीं का फ्रीक्वेंसी लो है, तो जब दोनों मिल जाता है तो क्या कहते हैं, जैसे कि अब गाना सुनते हैं तो दो तीन व्यक्ति मिल के गा रहा है, तो कोई तेज में गा रहा है, कोई धीरे धीरे गा रहा है। जैसे कि गाना सुनते होगे, अगर नहीं सुने होगे तो जाकर सुनना, ये ताल वाला गाना, ये क्या कहते हैं, एगो बोलेगा क्या कहते हैं, ये क्या इमली से खट्टा, और काका बोलेगा नीचे से काका, स्लो स्लो में बोलते रहेगा, इसके 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 इसके। तो ये हाई नोट्स है, ये लो नोट्स है, तो हाई नोट्स भी होगा, दोनों मिक्स करके निकल रहा है, तो एक हाई नोट्स पे होगा, ये लो नोट्स पे होगा, यानी एक हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा और एक लो फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो उस घटना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और उसके अंदर क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, दो तरह का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, जो कि आगे हम लोग देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ वेव को दिखाया गया कुछ इस तरह से, देखा जा रहा है क्या कि एक जगह पर क्या हो, दोनों मिक्स कर जा रहा है, तो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और एक तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ वेव को दिखाया गया डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पर देखो, डिस्ट्रक्टिव जहाँ पर मिनिमम होगा उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और जहाँ पे मैक्सिमम होगा उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब बोला गया है कि दो वेव को एक साथ मिलाया जाए, सुपर इम्पोज किया जाए, तो किसी पॉइंट्स पे मैक्सिमम हो जाएगा और किसी पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे मिनिमम होगा उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। कोनो दिक्कत नहीं ना। कभी ये पूछता है टॉपिक्स, ध्यान देना है। अब आता है क्या, आगे चल के इसी चीज को पढ़ेंगे। द फेनोमेनन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। बोला गया है क्या कि अगर कोई एक ऐसा फेनोमेनन जहां पर क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बंटवारा होता है, कहीं पे हाई कहीं पे लो, तो उस घटना को ही क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। आगे चल के बताया गया है, द इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने जो बोला ही था कि जहां पे मैक्सिमम होगा वहां तो कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ लिए थे कि निकोल प्रिज्म क्या होता है। तो या निकोल प्रिज्म कहा जाए या एग्जाम में प्रिज्म कहे, चीज़ वही है, डेफिनेशन वही लिखना है, ठीक है। प्रिज्म होता क्या है, तो एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो करता क्या है, तो जब भी कोई सिंगल लाइट उसके इंटरफेस पे आता है तो वो क्या होता है, उसको अलग अलग कलर में क्या होता है,
विभक्त कर देता है, बांट देता है, जिसका क्या कहते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं और उसका जो कंसिस्टेंस होता है मतलब उसका कितना एंगल पर होता है तो 68 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, है ना। आज क्या हमारा अगला टॉपिक है क्या, वो क्या है डाइक्रोरिज्म। बोला गया है क्या कि डाइक्रोरिज्म क्या होता है, तो बोला गया इसके अंदर बताया गया क्या कि जो घटना हो रहा है डाइक्रोरिज्म का ही एक क्या कहते हैं फेनोमेनन है, जिसमें कर रहा है क्या कि फ्यू डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टेड रे एंड allowing the other to emerge out. This property of crystal is called डाइक्रोरिज्म। डाइक्रोरिज्म क्या बोला गया है कि अभी हमने पढ़ा था क्या कुछ देर पहले कि क्या होता है, दो प्रकार का रिफ्रैक्शन होता है, एक ऑर्डिनरी रे और एक क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो बोल रहा है क्या कि डाइक्रोरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें अगर कोई डबल रिफ्रैक्शन होता है क्रिस्टल के द्वारा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें एक रिफ्रैक्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक रिफ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करता है और दूसरे को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उस तरह की घटना को क्या कहेंगे डाइक्रोरिज्म। क्या बताया गया, फ्यू डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल हैव अ प्रॉपर्टी। कुछ डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल का क्या होता है गुण होता है, कुछ डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल मतलब कि एक ऐसा ठोस पदार्थ जिसका गुण ही है डबल रिफ्रैक्शन करना, गुण ही क्या है डबल रिफ्रैक्शन करना। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें से एक को क्या करता है एब्जॉर्ब कर देता है और टू रिफ्रैक्टेड रे एंड अलाउइंग द अदर टू इमर्ज आउट, और दूसरे को इमर्ज करने की क्या इमर्ज करने का मतलब को इमर्ज करवा देता है। तो इस पूरा जो घटना होता है क्रिस्टल का उसको क्या कहते हैं डाइक्रोरिज्म। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो समझ लेना है क्या हम लोग समझा था क्या कि एक क्या होता है जब इंसिडेंट रे आता है तो एक रिफ्रैक्शन हो, दो तरह का रिफ्रैक्शन होता है। एक जो होता है हमारा वो क्या करता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है और दूसरा क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डिनरी रे कहते हैं, और जो नहीं फॉलो करता उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। तो ये जो घटना हो रहा है जिस पदार्थ पर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और दो तरह का रिफ्रैक्शन कर रहा है, चाहे ऑर्डिनरी रे कर रहा है चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कर रहा है, तो जिस पदार्थ पर वो जो घटना होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं डाइक्रोरिज्म। यानी जिस पदार्थ के अंदर एक गुण पाया गया कि जो दो तरह का रिफ्रैक्शन करेगा तो उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं डाइक्रोरिज्म। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होता है या एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर ये डबल रिफ्रैक्शन करने का गुण पाया जाता है तो उस तरह के क्या कहते हैं गुण वाले क्रिस्टल को हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर डाइक्रोरिज्म करने का गुण पाया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। अब बोला गया लॉ ऑफ मोलस, 3 नंबर में पूछता है वही कराल कि लॉ ऑफ मोलस क्या होता है। कुछ भी याद नहीं रहे तो याद रख लेना है कि लॉ ऑफ मौसी, ठीक है, इसको याद करोगे बढ़िया रहेगा। बोल रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। एनालाइजर किसको कहा गया है प्रिज्म को कहा गया है। एनालाइजर किसको कहा गया है प्रिज्म को। तो बोला गया कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज पूरी तरह से क्या होता है पोलराइज्ड होके किसी क्या कहते हैं एनालाइजर पे आता है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसपेरेंस ऑफ एनालाइजर एनालाइजर या एंड पोलराइजर। एनालाइजर कहें पोलराइजर कहें चीज़ वही है लगभग। बोला गया क्या कि एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लासेस में या हो सकता है प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे कि व्हाइट लाइट आता है किसी प्रिज्म पे तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाता है डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। अब उस 7 डिफरेंट कलर को प्रिज्म को पलट देंगे, यानी कि प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा था तो उसको क्या कहते हैं प्रिज्म को कुछ ऐसा कर देंगे। तो ये क्या करेगा व्हाइट लाइट आया ये 7 अलग कलर में बदल गया। अब इस पर आया तो ये क्या होगा सब किसी एक जगह पे इंसिडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट हो गया और यहाँ से क्या निकलेगा व्हाइट लाइट निकलेगा। तो वही चीज बोला गया है कि लॉ ऑफ मोलस बोला गया है क्या कि जब कोई पोलराइज लाइट का यहाँ ये क्या है पोलराइज लाइट है, जितना है सब आपका क्या है पोलराइज लाइट है। अगर वह क्या कहते हैं किसी पर एनालाइजर पे आता है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोसाइन के स्क्वायर ऑफ क्या कहते हैं कोसाइन के
क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर कुछ याद नहीं रहे एग्जाम में कि लॉ ऑफ मोलस क्या है, तो सिंपल सा कर देना है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज डायरेक्टली स्क्वायर कोसाइन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन। सिंपल सा भाषा में, अगर लॉ ऑफ मोलस कुछ याद नहीं है, इतना सारा याद नहीं है, तो सिंपल सा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोलस इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन। कोई दिक्कत? अब ये थीटा क्या होगा, तो एंगल ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जितना एंगल से ये क्या करते हैं पोलराइज हो रहा है वो ही इसका एंगल होगा, और इतना इंटेंसिटी इस पोलराइज्ड लाइट का होगा, इसको हम लोग आई से सूचित करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ क्या, मौसी। हाँ बिल्कुल सही। आगे बताया गया है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बोला गया है क्या कि अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट, हमने बोला था कि दो तरह का लाइट होता है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अगर ऑर्डिनरी लाइट इस तरह का पोलराइजेशन की घटना में भाग लेता है तो उसका इंटेंसिटी जैसे ही डबल पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से आया व्हाइट 7 डिफरेंट कलर में बदला और फिर व्हाइट में बदला, तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी जो हो जाती है हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। ये नोट्स में याद रखना है, लेकिन लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं मोलस जो है आपको इतना ही याद रखना है। बड़ी कभी रेयर केस में पूछता है, लेकिन पढ़ के रखना है, मैं भी पूछ दे, लेकिन हाँ आप CBSE वालों को क्या कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, बिहार बोर्ड में बहुत रेयर केस में पूछा है। आगे की ओर चलते हैं, लॉ ऑफ मोलस को हम लोग यहाँ से देखते हैं फिगर से। अब सबसे पहले क्या आया, एक अनपोलराइज्ड लाइट आया। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है, हमने बोला था कि हम खड़ा हैं तो ऊपर से भी लाइट आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दाएं से बाएं से कहीं से भी आ सकता है, तो वैसा ही यहाँ पर क्या कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है। ठीक है, अब वो कहाँ पे आ रहा है, तो एक पोलराइजर पे आ रहा है, मतलब समझ लो कि ये क्या है, प्रिज्म है। जहाँ पर वो आ रहा है, आने के बाद वो लाइट क्या हो जा रहा है, पोलराइज हो जा रहा है, एक निश्चित एंगल में आ जा रहा है, पोलराइज हो गया। अब पोलराइजेशन होने के बाद उसे एनालाइजर के द्वारा क्या कहते हैं, उसके एंगल को क्या किया गया, मेजर किया गया। इसको यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में कर दिया गया है, यानी कि I बराबर इसको कह सकते हैं I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। ये सब नोट कर लिए थे, है ना, नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, फिगर जरूर बना लीजिएगा। अब आता है पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे हैं 7 डिफरेंट कलर में व्हाइट लाइट ऊपर से आ रहा है, 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है, बदल जाए। इस तरह का आप लोग किसी ऑफिस में पेपर बेट भी देखे होंगे। ठीक है, ये मिलता है मार्केट में, जाइएगा तो 10, 20, 50 रुपया में, या कभी कभी क्या कहते हैं मगनियों में दे देता होगा, नहीं जाइएगा कि दे दे मगनी में, सर्कल नहीं दे देंगे। ठीक है, तो पोलराइजेशन होता है क्या, तो द फेनोमेनन ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ लाइट इन अ सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब सिंपल सा, इस बात को ना समझ के सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर आपका घर है, आपका घर है, हमारा घर है, किसी का घर है, जिसका भी घर हो, तो अगर वो आपका घर रूम नीचे है और चारों तरफ से रूम पैक है, उसमें लाइट आता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो उसका लाइट क्या कहते हैं, नेचुरल लाइट उसके रूम में आए, तो वो लाइट लाने के लिए क्या करेगा, पोलराइजेशन का उपयोग करेगा। अब देखो कैसे, जैसे कि आपका घर चारों तरफ से पैक है और छत पे क्या कहते हैं, जहाँ पे आप पानी का टंकी रखते हैं, तो कोई लोग क्या करता है, उसको ढलवा देता है, उस पर टंकी रख देता है, जो सीढ़ी होता है। कोई लोग क्या करता है, उस पर करकट रख देता है, तो करकट रख देता है तो उस पर कुछ रख नहीं सकते हैं। लेकिन कोई लोग करकट भी रखता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट करकट रखता है, और कोई लोग करकट क्या कहते हैं, ब्लू जैसा रख देता है। तो ट्रांसपेरेंट करकट रखने से या ब्लू वाला करकट रखने से क्या होता है कि वो जो लाइट ऊपर से आया, तो वो क्या कहते हैं, एक तरह से प्रिज्म की तरह काम करता है वो, और वो क्या कहते हैं, अलग अलग एंगल में क्या होता है, डेविएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, नीचे के एरिया में भी प्रकाश फैल जाता है। अब वो जो प्रकाश जहाँ से आ रहा है, उसको किसी एंगल में वो प्रिज्म रख दो, तो वहाँ से टकराएगा, वो रिफ्लेक्शन होकर किसी और एंगल में चला जाएगा, जहाँ पे गया वहाँ से रिफ्लेक्ट। जैसे कि अगर क्या कहते हैं, एक जगह पे लाइट आता है
और लाइट आने के बाद रीस्ट्रक्चरिंग करके, यानी समझ लो कि क्या कहते हैं, अनपोलराइज एक ऐसे मीडियम पे आया जहाँ पे बहुत सारा लाइट उस पर आया और उसको एक निश्चित दिशा में क्या कहते हैं, मोड़ के सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि आप लोग सोलर लाइट वगैरह देखे होंगे, सोलर पैनल, तो वहाँ पे बहुत सारे एंगल में लाइट आता है और उसको एक सिंगल क्या कहते हैं, पढ़े होंगे 10th क्लासेस में या 12th में रे ऑप्टिक्स में, कि अनंत से आती हुई किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहाँ से गुजरती है, अनंत से आती हुई किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहाँ से गुजरती है, नॉर्मल से कि फोकस से। यही पढ़ला जा तेरी के 10वीं पास, 11th पास, 12th में ल तैयो नाम भसा देला। तो वही चीज़ बोला, कल कुछ बच्चों का टेस्ट ले रहे थे तो उसमें कुछ CBSE बच्चे थे, उससे जो 8 के बाद 9 में गया है, उससे बोले कि बउआ रे किताब पढ़ो तो इंग्लिश के, CBSE के स्टूडेंट हो तो कम से कम इंग्लिश तो पढ़े आना चाहिए धराधर। वो नहीं पढ़े तो हम कहें कि जा 2-3 लाख डुबा दिए तो नहीं सब। और जब कुछ नहीं आता पढ़े में, भोंद हो, मैथ नहीं आता, सब हम मान लिए, लेकिन यार इंग्लिश का किताब नहीं पढ़े आ रहा है तो का टीचर के नहीं आता होगा पढ़ाने, तो लड़कन के दोष है। हम कहें कि तम 2-3 लाख तो नहीं सब क्या कहते हैं, गांव के हरी पोखरी में डुबा दिए। तो वह अब नाम का बताएं, नाम का क्या इंसल्ट, अभी हम लोग लाइव हैं तो नाम भी बताना ठीक बात नहीं है ना। तो जो भी रहे, तो बोला गया है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग समझ लिए कि जब वहाँ से क्या होता है, उस पर भी जब सोलर पैनल पे आनंद से आती हुई किरणें आती है तो आफ्टर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरती है। आप लोग पढ़े होंगे कि सोलर पैनल में किस आधार पर क्या कहते हैं वहाँ पर ऊर्जा होता है, करने होता है कि किस तरह के मतलब कि मिरर का उपयोग, पैनल का उपयोग करते हैं सोलर कुकर में। तो क्या होता है, क्यों ऐसा क्या होता है कि सोलर कुकर में धूपा में रखो, आजकल सोलर कुकर ऐसा आ चुका है कि धूपा में रखो खाना उसमें बन जाएगा। तो क्या करता है, अनंत से आती हुई किरणों को क्या होता है, लाइट को एक सेंटर पर गुजार देता है, फोकस पर गुजारता है, तो सारा प्रकाश एक ही सेंटर पर, तो सभी प्रकाश में अपना अपना ऊर्जा है, तो उससे वो गर्मी पैदा होगा और गर्मी से भी ऊर्जा बनेगा और ऊर्जा से क्या कहते हैं, भात रोटी चावल सब बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया, वहाँ भी यही चीज़ का कुछ मिलता जुलता क्या कहते हैं फेनोमेनन यूज किया जाता है। लेकिन सिंपल सा पूछे कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन एक तरह का घटना है जहाँ पे बहुत सारा रे क्या होता है, एक जगह पे इंसिडेंट होता है और उसको क्या कहते हैं, एक मतलब बहुत सारे रे को सिंगल वे में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करा के एक सिंगल एरिया में मोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज में बोला गया है कि द फेनोमेनन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर कहा गया है क्या, यानी जो लाइट रे आता है उसको रीस्ट्रक्ट, यानी जो ऐसे कैसे भी एंगल आए लेकिन उसको एक निश्चित एंगल में मोड़ के और उसको सेंड कर दिया जाता है। तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अब यहाँ पर देखो सब आ रहा होगा, अलग अलग आ रहा होगा, लेकिन पोलराइज करके एक निश्चित एंगल में क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है। जब क्या हो गया, पोलराइजेशन कहलाया। फिर बोल रहा है ऑर्डिनरी लाइट हैज इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, आगे पूछेगा कि वह क्या कहते हैं, जब प्रोपेगेट करता है लाइट तो ऑर्डिनरी लाइट उसके कितना एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर ऑर्डिनरी लाइट इस तरह के पोलराइजेशन घटना में भाग लेगा तो जो ऑर्डिनरी लाइट आएगा और जो प्रोपेगेट करके निकलेगा रीस्ट्रक्टिव होके, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आज कहानी खत्म कर देंगे। अब ये पोलराइजेशन कुछ 3 प्रकार का होता है। अगर क्या कहते हैं सीधे पोलराइज होगा तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलराइजेशन, जिसको स्ट्रक्चर से हम लोग समझ लेंगे। इस स्ट्रक्चर्स को भी बनाना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है। ये 3D में नहीं बनेगा, लेकिन 2D में आप विदाउट एनिमेशन बना लीजिएगा। तो लीनियर पोलराइजेशन है। अगर एक सर्कल में घूमेगा, 2D में घूमेगा, तो 2 डायमेंशनल, तो वो क्या होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। और अभी जो हम लोग फिगर देख रहे थे वो 3D पोलराइजेशन होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन करते हैं। और इस तरह का पोलराइजेशन राइट हैंड रूल पे चलता है, दक्षिणा हस्त नियम, जो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे चल के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं।
एक टॉपिक आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पोलराइड की पोलराइजेशन होगा तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए ना, तो जिस डिवाइस से पोलराइजेशन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइड। पोलराइजेशन पूछे ना पूछे, पोलराइड 3 नंबर में कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड, पोलराइड पूछा है। यानी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोलराइड टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो आप लोग वीवीआई कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि पोलराइड होता क्या है, तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग डिफिनेशंस पे। तो बोला गया है पोलराइड इट इज पोलराइजिंग फिल्म माउंटेड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। बोला गया है क्या कि पोलराइज इज यूज्ड टू अवॉइड द ग्लेयर ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रल। अब बोला गया है क्या कि पोलराइड होता क्या है, तो यह एक क्या कहते हैं, 2 माउंटेड ग्लास के बीच, मतलब उसको एक निश्चित एंगल में मोड़ के मतलब कि रखा जाता है। इसका काम क्या होता है कि फालतू की चीज़ों को, मतलब ग्लेयर को, गर्मी को क्या करता है, बाहर छोड़ देता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर बोले जाए कि पोलराइड है क्या, तो नहीं याद है तो अपने डिफिनेशन से बोल देना है कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा प्रिज्म जो पोलराइजेशन करवाता है या पोलराइजेशन में भाग लेता है, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो यूजेज ऑफ पोलराइड भी पूछता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि यूजेज ऑफ पोलराइड क्या होता है। तो बोला गया है पोलराइड आर यूज इन सन ग्लास, दे प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम ग्लेयर। बोला गया है कि हम लोग क्या कहते हैं, चश्मा जो लगाते हैं, अब मार्केट से जाके आप लोग 20 रुपया में जंक्शन से खरीद लेते हैं चश्मा, तो वो चश्मा आपको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मार्केट्स में आता है बढ़िया वाला चश्मा जो आपको क्या करेगा, जैसे एक चश्मा आप देखे होंगे बिना पावर वाला भी रहता है कि अब चश्मा लगाते हैं तो धूप में निकलते तो चश्मा कड़िया हो जाता है, जैसे ही नॉर्मल में आता है तो वाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हुआ, लेकिन जैसे धूप में जाओगे तो ब्लैक हो जाता है। तो करता क्या है कि वो ग्लेयर को, यानी कि जो उष्मा आ रही है, टेम्परेचर जो आ रहा है, प्रकाश तो आएगा और प्रकाश रिफ्रैक्ट भी होगा, नहीं रिफ्रैक्ट होगा तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा, तो रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से जो उष्मा आता है उसको क्या होता है, आने ही नहीं देता, जिससे कि हमारे आंखों पर क्या कहते हैं, भार नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरे जगह पे हम लोग चलते हैं कि दूसरा जगह पे कहाँ पे उपयोग किया जाता है, द पोलराइड आर यूज इन द विंडो ऑफ पैन्स ऑफ ट्रेन एंड स्पेशली ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। बोला गया है क्या कि अब अरे प्लेन पे तो में भी कोई चढ़े होंगे, जीवन में अगर सक्सेस होगा तो प्लेन का अपना जेट खरीदोगे, ठीक है, लेकिन सक्सेस हो गए तो ना, नहीं खरीदोगे तो फिर क्या कहते हैं, अगर थोड़ा कम सक्सेस हो तो प्राइवेट वाला पे जाओगे, अगर बिल्कुल बेरोजगार रह गए तो ट्रेन पर तो चढ़िए जाओगे, क्योंकि एग्जाम देने के लिए कभी कभी जाओगे तो वहाँ पर विंडो सीट जो साइड में लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर भी एक पोलराइड जैसा ही क्या होता है, जिससे क्या होता है, बाहर से धूप अंदर आए लेकिन उष्मा अंदर नहीं आए, गर्मी अंदर नहीं आए, इसके लिए वहाँ पे भी हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइड डिवाइस का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं, एरोप्लेन वगैरह में भी जो शीशा लगा हुआ रहता है वही पोलराइड का होता है। द पिक्चर टेकन बाय द स्टेरियोस्कोप कैमरा when seen with the help of polarized spectral create the 3-dimensional effect। बोला गया है क्या कि हमारा क्या कहते हैं, स्टेरियोस्कोपिक कैमरा जो होता है वहाँ पर भी क्या किया जाता है, तो पोलराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कई जगहों पे पोलराइड का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पोलराइजेशन किसे कहते हैं, पोलराइड किसे कहते हैं, और यूजेज ऑफ फ्लोराइड, ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पोलराइजेशन और पोलराइड और पूरा वेव ऑप्टिक चैप्टर्स को क्या कर लिया, फाइनल कर लिया, ठीक है। इसके आगे हमारे हिसाब से तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। बस वही चीज़ है कि पोलराइड कहाँ कहाँ पे यूज करता है, कहाँ पे काम होता है, 3D इफेक्ट में भी काम आता है, डेकोरेशन में भी काम आता है। डेकोरेशन में कहाँ काम आता है, समझ में आता है, शादी में कभी देखो ट्रेस, देखो ट्रेस समझते हो, ट्रेस नहीं समझते हो, कितने लोग ट्रेस समझते हैं, नहीं, अथी देखे हो, दूती देखे हो तुम लोग, जैसे कि डीजे समझते, डीजे में देखना है गोलका लाइटवा पूरा ऐसे ऐसे घूमते रहता है पूरा दूर दूर तक। या हाल ही फिलहाल में छठ पूजा हुआ था तो या कुछ था तो क्या कहते हैं, छठ पूजा जब हुआ था तो चारों तरफ क्या किया गया था, वो पूरा चौराहा पे लटका हुआ था, अब पूरा बहुत दूर दूर तक लाइट जाता है, तो जो रहता है वो क्या कहते हैं, पोलराइड ही होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, पोलराइजेशन आपका रेडियो और माइक्रोवेव सिग्नल को भी क्या करता है, काम करता है, क्रिप्टोग्राफी में भी यूज किया जाता है, सनग्लास में तो मैंने बताया ही बताया, और LCD आपका जो टीवी होता है, LCD LED, वहाँ पे भी क्या कहते हैं, पोलराइड का उपयोग किया जाता
है, इसीलिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। इसीलिए वहाँ पर कहा जाता है कि टीवी को साउंड बॉक्स से दूर रखो, इससे कि उसका उस पर इफेक्ट आता है और उसका टीवी का कलर खराब हो जाता है, ठीक है, मैग्नेट से दिक्कत करता है। तो ये सब बहुत जगह पे क्या कहते हैं, पोलराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं हमने जो चैप्टर्स पढ़ा पूरा लाइन बाय लाइन डिटेल से पढ़ा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है। आप एनसीईआरटी बुक्स को उलट लीजिएगा, कहीं से अगर डाउट्स रह जाएगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या कहते हैं उसके क्वेश्चन आंसर को बनाइए, दिक्कत होता है तो क्लासेस में पूछिए। तो कोई दिक्कत